हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हम डी कार्बोक्सिलेशन को डिस्कस कर रहे थे और वहां पर हमने सोडा लाइम को यूज किया था। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड को आप हीट करते हो सोडा लाइम के प्रेजेंस में, तो वहां पर क्या हो रहा था, डी कार्बोक्सिलेशन। तो चलिए उसी डी कार्बोक्सिलेशन टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और यहां पर एक और कंसेप्ट हम सीखते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है, बीटा कीटो एसिड कैन बी इजीली डी कार्बोक्सिलेटेड बाय हीटिंग ओनली, नो नीड ऑफ सोडा लाइम। जब आप बीटा कीटो एसिड की बात करते हो तो यहां पर आपका डी कार्बोक्सिलेशन जो है वो हीटिंग से ही हो जाता है, यहां पर हमें सोडा लाइम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब बीटा कीटो एसिड किसे बोलते हैं हम, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के नेक्स्ट पोजीशन को मैं बोल रहा हूं, ये जो कार्बन है इसको अल्फा पोजीशन, एंड इसके नेक्स्ट पोजीशन को मैं बोल रहा हूं बीटा पोजीशन। तो इस बीटा पे आपको कौन सा ग्रुप दिख रहा है, कीटो ग्रुप, और इसी को हम बीटा कीटो एसिड बोलते हैं। तो बीटा कीटो एसिड में आप सिंपली जब हीट करते हो तो यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यहां पर आपको सोडा लाइम नहीं चाहिए होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बीटा कीटो एसिड में सिंपली हीट लिख के दिया तो यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन कर दीजिए, मतलब किसको रिमूव कर दीजिए, CO2 को यहां पर रिमूव कर दीजिए। तो प्रोडक्ट हमें क्या दिखेगा, CH3 CO CH2, ये जो H है अगर मैं इसको यहां पर जोड़ दूं तो CH3 CO CH2H, और यहां से कौन बाहर हो गया, CO2, और जो प्रोडक्ट हमें यहां पर मिला इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग बीटा कीटो एसिड। अब इस बीटा कीटो एसिड में हीट करने पर होता क्या है, यहां पर एक साइक्लिक मैकेनिज्म होता है और एक साइक्लिक मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट हमें यहां पर ऑब्टेन होता है। तो मैंने इसी बीटा कीटो एसिड को इस तरीके से यहां पर लिख दिया है। ये आप देखोगे तो अभी भी बीटा कीटो एसिड ही है, ये मेरा CO2H वाला हिस्सा, ये मेरा अल्फा पोजीशन, ये बीटा, और बीटा पर यहां पर CO ग्रुप लगा हुआ है। और यहां पर एक साइक्लिक मैकेनिज्म होता है जब आप इसको हीट करते हो। कैसे होता है, यहां पर देखिएगा कि बॉन्ड्स का जो पोजीशन है वो किस तरीके से शिफ्ट होता है। ये पाई बॉन्ड मूव करता है इस साइड, ये बॉन्ड मूव करता है इस साइड, और ये बॉन्ड इस साइड मूव करता है, और यहां पर एक साइक्लिक मैकेनिज्म प्रोसीड हो रहा है। अब आप देखोगे तो ये बॉन्ड्स का शिफ्टिंग जब इस तरीके से हुआ तो आपको प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, CH3, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड, यहां पर मुझे एक डबल बॉन्डेड कार्बन दिखने लगेगा, और यहां पर CO बॉन्ड, और इस O और H के बीच में मुझे यहां पर एक बॉन्ड ऑब्जर्व होने लगेगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका ये एक प्रोडक्ट आपको क्रिएट होता हुआ दिखेगा। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड, COH के बीच में यहां पर एक बॉन्ड, और यहां पर CH3, और ये जो हिस्सा है ये यहां से बाहर निकल चुका होगा, किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यहां पर C डबल बॉन्ड O बनने लगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी प्रेजेंट था, और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो चुका है। तो ये जो हिस्सा है ये आपका CO2 के फॉर्म में सिस्टम से यहां पर बाहर निकल गया होगा। क्लियर। तो इस तरीके से एक साइक्लिक मैकेनिज्म होता है और यहां पर इसका फॉर्मेशन होता है। अब अगर आप ये देखोगे तो ये जो फॉर्म है डबल बॉन्ड के ऊपर OH लगा हुआ है, ये हमारा कौन सा फॉर्म होता है, इनोल फॉर्म। और इनोल फॉर्म जो है ये टॉटोमराइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द मोर डोमिनेंट फॉर्म। इसका जो स्टेबिलिटी है ये इनोल फॉर्म के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। तो इनोल जैसे ही बनेगा ये टॉटोमराइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में, और यही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि हमने प्रोडक्ट यहां पर क्या बनाया, एसीटोन को यहां पर प्रोडक्ट क्रिएट किया। क्लियर। तो दिस इज रिगार्डिंग बीटा कीटो एसिड, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमें क्वेश्चंस में मिलता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। सपोज अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया और इसको यहां पर हमें सॉल्व करना है। यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, यहां पर NaOH प्लस CO हीट किया, मतलब ये रिएजेंट यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सोडा लाइम। और सोडा लाइम मुझे पता है क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन करने का शॉर्ट तरीका क्या है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड से यहां पर किसको रिमूव कर दीजिए, इस CO2 वाले हिस्सों को अगर मैं रिमूव कर दूं तो मेरा डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां पर तो सीधा प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं ऊपर वाले पार्ट की बात करूं, यहां पर जो रिएक्शन दिया वो कौन सा रिएक्शन है, इस एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, बेस के साथ, और एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो COO- एंड
Na+ एंड साथ में यहां पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, विच मींस ये जो यहां पर बना दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम यहां पर क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो इसका जो हमने शॉर्ट तरीका देखा था वो क्या, कि इस C से जो डबल बॉन्डेड O है इससे अटैच जो कार्बन है इस बॉन्ड को तोड़िए और यहां पर तोड़कर क्या क्रिएट करिए, रेडिकल। तो यहां पर हमने एक रेडिकल क्रिएट किया, एक और ऐसा ही रेडिकल क्रिएट करिए और इन दोनों के बीच में यहां पर बॉन्ड फॉर्म कर दीजिए। तो मेरा जो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो एक ऐसा सिस्टम यहां पर क्रिएट हो जाएगा एंड दिस विल बी आवर प्रोडक्ट इन फर्स्ट केस। क्लियर? तो ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि यहां पर तो जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर सोडियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर ये प्रोडक्ट हमें यहां पर ऑब्टेन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का, वो किससे है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब RX। जब हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराते हैं तो हमें यहां पर प्रोडक्ट में एल्केन ऑब्टेन होता है और इसीलिए इसको हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बोल रहे हैं। तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराना है, किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट्स में बी ZnHCl, SnHCl, FeHCl, Zn एसिटिक एसिड। और इन चारों में अगर आप देखोगे तो कॉमन पार्ट क्या है, एक मेटल है और साथ में एक एसिड है। तो मेटल प्लस एसिड ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपका बिहेव करता है कैसा, एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं पहले इन चारों की बात करूं तो इन चारों के साथ अगर आप RX का रिएक्शन कराओगे तो यहां पर RH दैट इज एल्केन बन जाएगा, विच मींस ये जो X है ये रिप्लेस होके यहां पर कौन आ जाएगा, H आ जाएगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल दे रहे हैं, रिडक्शन। यहां पर रिड्यूस होके ये प्रोडक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। अब अगर इसमें मैकेनिज्म की अगर बात करूं तो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है और इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सपोज अगर मैं Zn और HCl का कॉम्बिनेशन लूं तो Zn मेटल है, Zn का टेंडेंसी होता है किसमें कन्वर्ट होने का, Zn+2, और ये क्या रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज करता है। अब यहां पर अगर हम बात करें RX की और RX ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो इस RX में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हिस्सा इसमें कौन सा है, यहां पर अगेन R पे डेल्टा प्लस और X पे डेल्टा माइनस डेवलप हो रहा होगा। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी किसका होगा, इस R का होगा। ये कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड किस फॉर्म में ब्रेक होगा, R+ और X- के फॉर्म में। R+ और X- में से R+ इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। R+ जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R- में, प्लस यहां पर X- दिखेगा। प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे रेडिकल और 2 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज वहां पर हमने दिख लेगा। तो ये जब RX 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये R- और X- में कन्वर्ट हो गया एंड ये जो R- है ये आपका H+ के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, RH, और ये H+ आपको कहां से मिलेगा, इस एसिड से। तो फाइनली आप देखोगे तो RH किस में कन्वर्ट हो गया, RH में कन्वर्ट हो गया और इसी तरीके से ये इसमें कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो ये इसका मैकेनिज्म था। यहां पर एक और आप रिएजेंट देखोगे तो हमने क्या लिखा है, LiAlH4, जिसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और जो वर्ड आ रहा है हाइड्राइड, हाइड्राइड से हमें यह आइडिया लगता है कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एक्चुअली सोर्स होता है किसका, H- का। और ये भी इस RX के साथ रिएक्ट करके यहां पर जो H- है ये इस X को रिप्लेस करके यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, RH बन जाता है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है, 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइलाइड हुआ तो ही ये RX आपका RH में कन्वर्ट होता है। अगर 3 डिग्री एल्काइलाइड हुआ तो उस केस में यहां पर एल्केन नहीं बनता, एल्कीन बनता है थ्रू अ प्रोसेस दैट इज एलिमिनेशन। अब यहां पर एलिमिनेशन प्रोसेस को हम डिस्कस नहीं कर रहे, जब हम एलिमिनेशन के बारे में आगे सीखेंगे तो ये चीज का आइडिया आपको अपने आप वहां पर हो जाएगा। तो ये चीज अभी बस याद रखिए कि LiLH4 जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइलाइड के साथ तो एल्केन देता है, लेकिन 3 डिग्री एल्काइलाइड के साथ इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यूजिंग RX। क्लियर? चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं।
यहां पर सपोज आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, एल्काइल हाइड का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ZnHCl के साथ। तो सिंपल तरीका है, इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां पर जब ये एल्काइल हाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इस हेलोजन को यहां पर हटा के क्या लगा दीजिए, H लगा दीजिए, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एल्केन बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर। एक और एग्जांपल देखें, मान लीजिए आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया, इसमें हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ZnHCl के साथ। यहां पर अगर आप देखोगे तो इस कार्बन से कितने हेलोजन अटैच्ड है, 3 हेलोजन अटैच्ड है, लेकिन अगेन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक Cl है तो वो एक H से रिप्लेस होगा, अगर 3 Cl लगे हैं तो ये तीनों ही Cl यहां पर रिप्लेस हो जाएंगे और यहां पर ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा दैट इज टोलुइन, इसको हम टोलुइन बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसा भी कुछ दे तो भी वहां पर हम रिडक्शन कर देंगे, और अगर आपका एक हेलोजन वाला सिस्टम दे तो भी हम वहां पर रिडक्शन कर देंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर क्या देख रहे हैं, रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस HI, और इसको हम यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और यहां पर हमने क्या लिखा, रिड्यूसेस टू एल्केन, मतलब यहां पर भी जो प्रिपरेशन होगा वो किसका, एल्केन का होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। अब अगर इसकी हम बात करें तो सपोज यहां पर हमने जो रिएक्टेंट लिया वो क्या लिया है, एल्डिहाइड। यहां पर रिएक्टेंट एल्डिहाइड के साथ हमने क्या यूज किया, रेड फॉस्फोरस HI, और यहां पर हम हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं। और इस एल्डिहाइड को आप देखोगे तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया, RCH3, R था, C था, इस ऑक्सीजन को यहां से हटा के यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोल रहे हैं, और ये प्रिपरेशन किसका हुआ, एल्केन का हुआ। रेड फॉस्फोरस HI को आप ऐसे याद रखिए कि ये ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहीं भी इसको ऑक्सीजन दिखेगा तो ये ऑक्सीजन को वहां से गायब कर देगा। अगर आप यहां पर देखोगे तो इस ऑक्सीजन को हटाकर यहां पर इसने क्या लगा दिया, इस हाइड्रोजन को लगा दिया। सिमिलरली अगर मैं ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की बात करूं, यहां पर भी एक सिमिलर पार्ट को आप ध्यान रख सकते हो, ऑक्सीजन को गायब करना है, ये ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहां पर अगर आप देखोगे हमने कीटोन लिया, अगर मैं रेड फॉस्फोरस HI यहां पर डाल दूं तो ये ऑक्सीजन को यहां से हटा देगा, और यहां पर किसका एडिशन हो जाएगा, हाइड्रोजन का। तो यहां पर अगर मैं इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं, क्या बन जाएगा, RC, यहां पर H2R। इस कार्बन के वैलेंसी को मुझे सेटिस्फाई करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड बने होने चाहिए, तो ऑक्सीजन हटा के मैंने यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा दिया, और प्रिपरेशन किसका हुआ, एल्केन का। अगेन नेक्स्ट में देखिए RCOCl था, यहां पर इस केस में ये ऑक्सीजन को भी रिमूव कर देता है और Cl को भी यहां से रिमूव करके क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। तो यहां पे RC, कार्बन का काउंट यही रहेगा, और यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2, लेकिन दोनों को ही इसने रिमूव कर दिया। RC अभी भी यहां पर है, लेकिन इसके आगे आप देख सकते हो क्या आ गया, हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन वाला पार्ट यहां से रिमूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। अगेन ऑक्सीजन है, लेकिन आपको प्रोडक्ट में कोई ऑक्सीजन वहां पर नहीं दिखेगा। RH, किसका प्रिपरेशन, एल्केन का प्रिपरेशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ईथर। ईथर में भी कौन सा यहां पर आपको एटम दिख रहा है, ऑक्सीजन, तो यहां से भी इस ऑक्सीजन को ये गायब कर देगा, और यहां पर अगर ये ऑक्सीजन यहां बीच से हटा तो मुझे यहां पर 2 मोल दिखने लगेगा एल्केन का, एक H इस R से जुड़ेगा, एक H इस R से जुड़ेगा, और इसीलिए यहां पर 2RH हमने लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हमने क्या लिया है, एल्काइल आयोडाइड, और ये एल्काइल आयोडाइड भी जब रेड फॉस्फोरस HI के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर भी ये I रिप्लेस होके यहां पे क्या लग जाता है, H लग जाता है। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस है किसके, रेड फॉस्फोरस HI के, और ये बहुत कॉमन रिएजेंट है जो हम ऑर्गेनिक में यूज करेंगे रिडक्शन करने के लिए, एल्केन का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है। अब यहां पर अगर आप एक और चीज ऑब्जर्व करोगे तो इस एल्केन के साथ यहां पर क्या बन रहा है, I2 बन रहा है, और इन सारे ही रिएक्शंस में यहां पर I2 का भी साथ में फॉर्मेशन होगा। ये जो HI है, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसको तो रिड्यूस कर दे रहा है, लेकिन अगर ये इसको रिड्यूस कर रहा है तो ये खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तभी ये दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा। यहां पर आप देख सकते हो HI में I किस फॉर्म में है, I माइनस के फॉर्म में है, और ये I माइनस ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में कन्वर्ट हो गया, और ये इस पर्टिकुलर ग्रुप को रिड्यूस कर दिया। क्लियर। तो यहां पर I2 का भी फॉर्मेशन होता है, और इसलिए हमने यहां पर लिखा है इन द अबव रिएक्शंस I2 इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट, so
रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड टू रिमूव I2। यहां पर हम यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस का, और रेड फॉस्फोरस का यूज हम करते हैं किसके लिए? इस I2 को रिमूव करने के लिए। ये P प्लस I2 मिलके क्या बना देता है? PI3 बना देता है। और इस PI3 का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पर H3PO3 बनता है और साथ में HI का फॉर्मेशन होता है। विच मीन्स अगर हम इस I2 को रिएक्ट करा के आगे हाइड्रोलाइज कराएं तो वापस क्या जनरेट हो जाता है? HI जनरेट हो जाता है। एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर अस फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो रिएजेंट आपको चाहिए रिड्यूस करने के लिए उसको आप वापस रीजनरेट कर पा रहे हो, और अगर वो रीजनरेट हो रहा है तो उसका आप दोबारा यूज ले सकते हो और फिर अगेन रिडक्शन में उसका पार्ट ले सकते हो। क्लियर? तो ये इसका यहां पर रोल होता है। तो दिस इज रिगार्डिंग रेड फॉस्फोरस एंड HI। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं एल्केन को, वो किससे कर रहे हैं? बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और यहां पर हम दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर करेंगे, और वो दो रिएक्शन में से पहला रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो क्या है? ZnHg। यहां पर एक हम एमालगम यूज करते हैं जिंक का, और साथ में कंसंट्रेटेड HCl यूज किया जाता है। तो रिएजेंट है ZnHg, साथ में कंसंट्रेटेड HCl, और इस रिएजेंट का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? एल्डिहाइड कीटोन से किस में कन्वर्ट करने का? एल्केन में कन्वर्ट करने का। कैसे? अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो ये आपको फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है? कीटोन। और अगर मैं इस कीटोन में ZnHg साथ में HCl डाल के इसको हीट कर दूं तो यहां पर जो हमें प्रोडक्ट दिखता है वो हमें एल्केन दिखने लगता है। और इस प्रोसेस को हम रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर इस ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोल सकते हैं। तो ये रीजेंट क्या करेगा? एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? सिमिलरली एक और यहां पर जो रिएक्शन होता है दैट इज वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन। वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज N2H4, जिसको NH2NH2 करके भी लिखा जाता है, और इसे हम हाइड्रोजीन बोलते हैं। तो N2H4, और मीडियम कैसा लेते हैं हम? बेसिक मीडियम, जिसको हम OH माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में हम हीट करते हैं और सॉल्वेंट के तौर पर इथाइलिन ग्लाइकॉल को यूज किया जाता है। तो रिएक्शन में बहुत बार ये इथाइलिन ग्लाइकॉल हो सकता है मेंशन हो सकता है मेंशन ना हो, बट अगर ये कंप्लीट सेट भी आपको एरो के ऊपर लिखा हुआ मिल जाए, मतलब वो आपको कौन सा रिएक्शन करवाने के लिए बोल रहा है? वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन करने के लिए बोल रहा है। क्लियर? ऊपर और इसमें डिफरेंस ये है कि यहां पर एसिडिक मीडियम यूज हो रहा था और यहां पर बेसिक मीडियम का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जो फंक्शन है वो अभी भी सेम है। फंक्शन अभी भी आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है? एल्डिहाइड कीटोन से किस में कन्वर्ट करने का? एल्केन में कन्वर्ट करने का। अब यहां पर आप एग्जांपल देखोगे तो हमने सिमिलर एग्जांपल लिया, हमने एसीटोन लिया, और इसका रिएक्शन अगर मैं इस रीजन के साथ यहां पे करवाऊंगा तो यहां पर भी ये कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये जो ऑक्सीजन है यहां से रिमूव होके ये इस पार्ट में यहां पे कन्वर्ट हो गया, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोल सकते हैं। क्लियर? वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन में एक और जो क्वेश्चन पूछता है वो इससे रिलेटेड पूछता है। ये जो N2 यहां पर हमारा बना ये एक साइड प्रोडक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछता है कि वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन में आपका साइड प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वुल्फ-किस्टनर प्रोडक्ट रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट है हमारा वो N2, यहां पर N2 गैस इवॉल्व होता है। क्लियर? अब ये दोनों में आप एक चीज और देखोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि इन बोथ दीज रिएक्शंस CO ग्रुप इज कन्वर्टेड टू CH2 ग्रुप। यहां पर इस CO ग्रुप को हमने किस में कन्वर्ट किया? CH2 में। CO ग्रुप को हमने किस में कन्वर्ट किया? CH2 में। और इस CH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। तो इन दोनों ही रिएक्शंस में ये जो CO ग्रुप है जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, ये कन्वर्ट होता है आपका CH2 दैट इज मिथाइलिन ग्रुप। क्लियर? तो ये दोनों रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक और जो हमने रीजन पढ़ा था पिछले यहां पर रिएक्शन में वो था रेड फॉस्फोरस HI। और रेड फॉस्फोरस HI भी अगर आपको याद हो तो एल्डिहाइड कीटोन को भी वो एल्केन में कन्वर्ट करता था। तो आप तीन रिएजेंट सोच सकते हो जो एल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्टली एल्केन कन्वर्ट करता है। एक होता है रेड फॉस्फोरस HI, ये भी एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन में कन्वर्ट करता है। दूसरा क्लीमेंशन, एंड तीसरा वुल्फ-किस्टनर। ये तीनों ही केस में एल्डिहाइड कीटोन कहां कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसका यूज क्वेश्चन में किस तरीके से कराता है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको ये क्वेश्चन दे दिया जो एक चेन रिएक्शन दिया।
अब इसमें आपको प्रीवियस टॉपिक भी याद होना चाहिए, तब इस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको हीट करने लिखा हुआ है और यहां पर हीट करके आपसे प्रोडक्ट ए पूछा सबसे पहले। अगर आप इसको देखोगे तो क्या ये बीटा कीटो एसिड आपको दिख रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नेक्स्ट पोजीशन अल्फा, नेक्स्ट पोजीशन बीटा। और हमने क्या कंसेप्ट सीखा था? बीटा कीटो एसिड को सिंपली हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो यहां से हीट करने पर कौन बाहर हो जाएगा? CO2 बाहर हो जाएगा और हमें एक ऐसा प्रोडक्ट यहां पर मिलने लगेगा। क्लियर? तो ये इसका ए बन जाएगा। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। और एल्डिहाइड या कीटोन में अगर आपने रिएजेंट कौन सा डाला? ZnHgHCl, विच मींस ये कौन सा रिडक्शन है? क्लेमेंशन रिडक्शन। और क्लेमेंशन रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो जो मेरा बी प्रोडक्ट बनेगा वो एक साइक्लोएल्केन बनेगा। ये ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो चुका होगा और यहां पर हाइड्रोजन लग चुका होगा। तो इस तरीके से आपको क्लेमेंशन या फिर वुल्फ किर्चनर रिडक्शन का एक चेन रिएक्शन के थ्रू यूज करवाता है। क्लियर? नेक्स्ट जो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि क्वेश्चंस में हमें बहुत जगह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करवाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है और इसे हम प्रिपेयर किस तरीके से करता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आप RX का रिएक्शन, जहां पर X आपका एक हेलोजन है, मैग्नीशियम के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है इट इज RMgX, जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये जो RMgX है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें Mg और X का जो बॉन्ड है ये आपका आयनिक होता है और R और Mg का जो बॉन्ड है इट इज कोवलेंट इन नेचर एंड दिस इज एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहां पर मेटल का बॉन्ड किसके साथ बना हुआ दिख रहा है? कार्बन के साथ, इसलिए हम इसे एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलते हैं। अब सिंस दिस R एंड Mg बॉन्ड इज कोवलेंट एंड यहां पर कार्बन का जो EN है वो मैग्नीशियम से ज्यादा होता है, इस कार्बन पर यहां पर डेल्टा माइनस डेवलप होता है और मैग्नीशियम पर डेल्टा प्लस, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हमें किस साइड शिफ्ट होते हुए दिखते हैं? टुवर्ड्स दिस कार्बन। और इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये आपका किसका सोर्स होता है? R माइनस का। ये कंसेप्ट हमने पहले भी डेवलप किया था। मैंने आपको सिखाया था कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो होते हैं वो किसके सोर्स होते हैं? R माइनस के। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड और इसको भी ध्यान रखेगा, ये किसका सोर्स होता है? R माइनस का सोर्स होता है। क्लियर? अब अगर इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल हम देखें, यहां पर आप देख सकते हो हमने क्या लिया है? CH3Br, दैट इज RX Mg ईथर। अगर आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन कभी भी दिखे RX Mg ईथर, तो डायरेक्टली दिमाग में इसको आप सेट कर लीजिए कि इससे आपको क्या बनाना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, दैट इज RMgX यहां पर क्रिएट करना है। और ये मेरा R वाला हिस्सा है, तो इस R को लेके MgX को यहां पर जोड़ के हम क्या क्रिएट कर देंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्रिएट कर देंगे। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये किसका सोर्स होगा? R माइनस का। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो हम इसको समझ सकते हैं कि ये किसका सोर्स होगा? CH3 माइनस का सोर्स होगा। क्लियर? अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, यहां पर हमने अब क्या लिया है? एल्काइल हैलाइड की जगह अराइल हैलाइड लिया है। अगर रिंग से डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड हो तो उसको हम अराइल हैलाइड बोलते हैं। तो अगर आपने अराइल हैलाइड भी लिया तो भी यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है और अराइल हैलाइड भी हो सकता है। तो अराइल हैलाइड का जब आप रिएक्शन मैग्नीशियम और ईथर के साथ कराते हो तो यहां पर भी क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। एंड यहां पर अगर हम बोले तो दिस विल ऑल्सो बी सोर्स ऑफ R माइनस, और यहां पर जो हमारा R माइनस होगा वो आप इस तरीके से सोच सकते हो, दिस विल बी R माइनस। इस बॉन्ड को ब्रेक करके आप सोच सकते हो ये जो कार्बन है इस पर क्या बना दीजिए? नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा R माइनस यहां पर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन की, तो हमने यहां पर क्या लिखा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिहेव्स लाइक अ बेस एंड रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक H। बेस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है और ग्रिग्नार्ड भी एक बेस जैसा बिहेव करता है और H+ को एब्स्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, और ये उन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर जाता है जिनके पास एसिडिक H होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किन कंपाउंड्स में एसिडिक H होता है? तो उसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक यहां पर बना के रखा है जिसको आप इजीली याद रख सकते हो। यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने पीरियोडिक टेबल का एक हिस्सा यहां पर क्रिएट किया है। दिस इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे ये आपका डाउन द ग्रुप हो गया, और ऑक्सीजन के नीचे जो आपका आता है वो सल्फर आता है। तो पीरियोडिक टेबल के इस हिस्से को यहां पर ध्यान रखिएगा, और अगर इन एलिमेंट से कभी भी H अटैच आपको दिखे तो ग्रिग्नार्ड वहां से किसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ H+। तो इन एलिमेंट्स को हमें ध्यान रखना होता है और ग्रिग्नार्ड इनके साथ एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म कर जाता है। कार्बन से अटैच्ड H आपका एसिडिक ऑलवेज नहीं होता, तो कार्बन से जब भी H अटैच्ड होगा तो ऑलवेज ग्रिग्नार्ड वहां से H+ को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिससे कार्बन से भी अटैच्ड H आपका एसिडिक होता है और ग्रिग्नार्ड वहां से भी H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इसके केस को हम अलग से देखेंगे, बट इन एलिमेंट से तो डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ H+। अगर मैं इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कवर करूं तो मान लीजिए यहां पर हमने कुछ केसेस लिखे। सबसे पहले यहां पर हमने लिया ग्रिग्नार्ड रीजन, ये किसका सोर्स होगा, R- का। अब यहां पर चेक करिए कि ये जो हमने यहां पर मॉलिक्यूल्स लिए हैं इनमें H किससे अटैच्ड है। यहां पर आप देख सकते हो H क्लोरीन से अटैच्ड है, जो मेरे इस पार्ट में आपको दिख रहा है। यहां पर Br से अटैच्ड है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पर हमने ऑक्सीजन भी लिया है। अगेन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हमने नाइट्रोजन भी लिया है, अगेन ऑक्सीजन भी लिया है। तो अगर इन एलिमेंट से आपको कभी भी H अटैच दिखे तो ग्रिग्नार्ड यहां से किसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H को। किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। तो ग्रिग्नार्ड यहां से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही R-H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RH, और यही हमारा क्या फॉर्म हो गया, एल्केन फॉर्म हो गया। और ये ग्रिग्नार्ड का कौन सा रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। साथ में जो प्रोडक्ट बनता है वो भी आप सोच सकते हो कैसे क्रिएट होगा। यहां पर R- हटा तो ये MgX वाला पार्ट बच गया, यहां पर H+ हटा तो ये Cl वाला पार्ट बच गया। तो ये जो यहां पर Cl है इसको हमने यहां पर Z के फॉर्म में जनरलाइज करके लिखा है, Z इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिएजेंट। तो ये रिएजेंट में H हटने के बाद जो बचेगा इट इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिएजेंट। तो यहां पर Mg के साथ एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिएजेंट होगा, और यहां पर साथ में जो भी X होगा वो यहां पर X के फॉर्म में हमें दिखेगा। और इस तरीके से हम ये दो प्रोडक्ट को यहां पर सोच सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम बात करें कार्बन के केस को, मैंने आपको यह बोला कि कार्बन से अटैच्ड H को ग्रिग्नार्ड ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कुछ केसेस हमें ध्यान रखने होते हैं, और वो कुछ केसेस में से 3 जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो हमें याद रखने होते हैं वो ये 3 केस है। अगर मैं इन तीनों केस की बात करूं तो यहां पर ग्रिग्नार्ड जो है इन तीनों ही केसेस में H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ H+। इवन दो यहां पर आप देखोगे तो H किससे जुड़ा है, कार्बन से। यहां पर H किससे जुड़ा है, कार्बन से। और यहां पर भी H किससे जुड़ा है, कार्बन से। बट इन केसेस में कार्बन से जुड़ा H भी एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है, इसका कॉन्जुगेट बेस बना के सोचिए। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा, ये सिस्टम एरोमेटिक है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन रहा है, इसका मतलब आपका एसिड रिलेटिवली स्ट्रांग होगा। तो यहां पर कार्बन से जुड़ा H भी एसिडिक होता है, और ग्रिग्नार्ड यहां से किसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, यहां पर जो कॉन्जुगेट बेस है ये भी रिलेटिवली स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, Sp, और Sp कार्बन पर यहां पर नेगेटिव चार्ज है, एंड नेगेटिव ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज रिलेटिवली स्टेबल, जिसकी वजह से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से भी अगर H जुड़ा होगा तो ग्रिग्नार्ड वहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, H। किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। क्लियर। थर्ड केस, ये जो H है यहां से अगर H+ हटाऊंगा तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव। ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल क्यों है, यहां पर आप देख सकते हो बोथ साइड क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है, एंड दिस नेगेटिव इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और ये सिस्टम को हम एक्टिव मिथाइलिन सिस्टम बोलते थे। CH2 दोनों साइड कैसे ग्रुप लगे हैं, -M ग्रुप। और मैंने आपको ये सिखाया था कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी आपका एसिडिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो कॉन्जुगेट बेस बनता है ये बोथ साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो इन केसेस से भी ग्रिग्नार्ड यहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, H+, और यहां पर एसिड बेस रिएक्शन ये परफॉर्म कर सकता है। तो कार्बन के हमें ये कुछ केसेस यहां पर ध्यान रखने होते हैं। क्लियर। अब यहां पर एक और पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं वो ये जो ग्रिग्नार्ड का एसिड बेस रिएक्शन है इसको हम जेरी-विट्नॉव्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। मान लीजिए अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है A, अगर मैं ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन इस मॉलिक्यूल के साथ करा रहा हूं तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं यहां पर कि इसका इसके साथ रिएक्शन करने पर
4 मोल एल्केन का बन रहा है। ग्रिग्नार्ड जब एसिड बेस रिएक्शन शो करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। और जब ग्रिग्नार्ड इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये 4 मोल एल्केन क्रिएट कर रहा है। अब ये सोचिए कि अगर 4 मोल एल्केन क्रिएट हो रहा होगा, इसका मतलब यह है कि इस मॉलिक्यूल में 4 एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा, तभी तो ग्रिग्नार्ड उस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना मोल एल्केन बन रहा होगा, इससे हमें यह आइडिया लग जाता है कि उस कंपाउंड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन रहे होंगे। जितना एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा उतना मोल एल्केन बनेगा, और ये हम किससे एस्टिमेट कर सकते हैं? ग्रिग्नार्ड का इससे रिएक्शन करवा के। इसलिए हम यहां पर ये बोलते हैं कि इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन एनी कंपाउंड, और इस मेथड का नाम क्या है? जेरी-विट्नॉफ मेथड। क्लियर? लास्ट एक पॉइंट जो हम यहां पर और डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड को अगर हम स्टोर करते हैं तो उसको हम ईथर में स्टोर करते हैं, और ईथर में भी जनरली किसको ले लेते हैं? डाई इथाइल ईथर को ले लेते हैं। यहां पर आप सॉल्वेंट वाटर यूज नहीं कर सकते। वाटर अगर आपने यूज किया तो क्या होगा? आप देख सकते हो यहां पर वाटर भी है, और वाटर में H किससे अटैच्ड है? O से। तो ग्रिग्नार्ड वाटर के साथ ही एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म कर यहां पर एल्केन बना लेगा। इसलिए हम यहां पर ईथर को यूज करते हैं। ग्रिग्नार्ड जनरली ईथर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, और इसलिए हम ईथर को यहां पर यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, इससे रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें, सबसे पहले सपोज अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आपको कभी भी ग्रिग्नार्ड दिखे क्वेश्चन में तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि ये किसका सोर्स होगा? R माइनस का। तो ये मेरा R माइनस क्रिएट हो गया। अब यहां पर आप सेकंड जो इसका रीजेंट पार्ट है उसमें चेक करिए, क्या कहीं ऐसा H है जो उन एलिमेंट से अटैच है जो हमने लिखा था? क्या ग्रिग्नार्ड यहां से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा? तो यहां पर H किससे अटैच्ड है? O से, विच मींस यहां से ग्रिग्नार्ड क्या एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा? H को। किस फॉर्म में? H प्लस। और जब ये H प्लस यहां पर बॉन्ड बनाएगा तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पर H जुड़ चुका होगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बेंजीन बन जाएगा। जब आपका ग्रिग्नार्ड रीजन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस भी बोल देते हैं। तो कहीं क्वेश्चन में अगर ये वर्ड मेंशन हो तो उसको आप यहां से रिलेट कर सकते हो। क्लियर? अगर मैं आपको इसकी जगह ये क्वेश्चन देता तो यहां पर बस हमने डिफरेंस क्या किया? H की जगह D लगा दिया। अगर H की जगह D लगा दिया तो भी यहां पर रिएक्शन परफॉर्म होगा। डिफरेंस बस इतना आएगा कि यहां से H प्लस जा रहा था, लेकिन यहां से H प्लस की जगह D प्लस हमारा जाएगा, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो इस केस में आपको यहां पर H की जगह D लगा हुआ दिखेगा। तो ये डिफरेंस यहां पर ध्यान रखेगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर हमारा R माइनस कौन सा होगा? दिस इज R। तो यहां पर दिस विल बी सोर्स ऑफ R माइनस। यहां पर चेक करिए, क्या ऐसा कोई H है जो ग्रिग्नार्ड H को या ग्रिग्नार्ड यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर सके? यहां पर H किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से अगर H अटैच्ड है तो यहां पर ग्रिग्नार्ड किसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा? H को। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH4 बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं इथेनॉल, एंड इथेनॉल इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ये टर्म भी ध्यान रखेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये भी मेंशन किया जाता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखें। मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूं, CH3MgBr, यहां पर मुझे क्या लिख के दिया? H प्लस H2O। CH3MgBr तो किसका सोर्स होगा? CH3 माइनस का। और यहां पर तो मुझे डायरेक्टली क्या दिख रहा है? H प्लस लिखा हुआ दिख रहा है। अगर डायरेक्टली ही H प्लस लिखा हुआ दिख गया तो ग्रिग्नार्ड तो सीधे इसके साथ रिएक्ट करेगा, और सीधे इसके साथ रिएक्ट करके यहां पर प्रोडक्ट क्या बना देगा? CH4 बना देगा। अगर यहां पर H प्लस नहीं लिखा होता तो भी CH4 बनता, वाटर से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता, लेकिन अगर पहले से ही H प्लस लिख के दे दिया तब तो हमारा काम और आसान हो गया, और यहां पर हम डायरेक्टली CH4 प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ रिएक्शंस ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या देख रहे हैं? फ्रॉम मेटल कार्बाइड बाई हमने क्या लिखा है? हाइड्रोलिसिस। CH4 कैन बी ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेरिलियम और एल्यूमिनियम कार्बाइड्स। जब हम एल्यूमिनियम या फिर बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ वाटर यहां पर हम करते हैं, तो यहां पर हमें कौन ऑब्टेन होता है? CH4 एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, एंड दिस इज ऑल्सो एल्केन, इसलिए हम इसको यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब जब हम इन मेथड्स की बात करते हैं, ये रिएक्शंस को आप डिटेल में इनऑर्गेनिक में डिस्कस करोगे, लेकिन हम यहां पर कवर कर रहे हैं बिकॉज ये रिएक्शन एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी मेंशन्ड है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जब आप इन दोनों का हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें प्रोडक्ट यहां पर क्या ऑब्टेन होगा? CH4 ऑब्टेन होगा। क्लियर? तो ये हमारे ओवरऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हो गए। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। क्लियर?
चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन में टोटल हम यहां पर 8 रिएक्शंस कवर करेंगे, लेकिन इन सब रिएक्शन में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन का, ये कौन सा है? हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, और इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब एक एक करके चलिए हम इसको कवर करते हैं। पहला जो हम रिएक्शन देख रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। तो जब मैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन की बात करता हूं तो यहां पर भी इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। दूसरा कौन सा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और ये हम दोनों किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन के ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो यहां पर हमने एल्केन लिया और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? O2 के साथ करा रहे हैं। इसको हम हीट करते हैं तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CO2 एंड H2O। और ये रिएक्शन आप देखोगे तो ये कंबशन रिएक्शन ही है। हम इस हाइड्रोकार्बन को, इस एल्केन को यहां पर कंबस्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है। अब यहां पर अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे तो हमने लिखा क्या है? एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर और ऑक्सीजन दैट इज डाई ऑक्सीजन, जो यहां पर हमने लिया, इट्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2 में कन्वर्ट हो रहा है विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यहां पर जो डेल्टा H है ये हमें नेगेटिव दिख रहा है, और ये हमें आइडिया होना चाहिए सिंस दिस इज कंबशन प्रोसेस, और कंबशन प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए यहां पर सिस्टम से हीट रिलीज होता है। क्लियर? अब अगर हम बात करें इस वर्ड की, यहां पर हमने क्या लिखा है? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। जब हम कार्बन के कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो उसका यह सेंस होता है कि ये अपने मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट को अटेन कर ले। किसी भी एलिमेंट के लिए अगर मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन वर्ड यूज करता हूं तो इसका सेंस है कि वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच जाए। तो जब मैं कार्बन की बात करता हूं, इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +4 होता है, और इस CO2 में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये भी क्या है? +4 है। इसलिए हम इस प्रोसेस को बोल रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो रहा है और वहां पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। क्लियर? दिस इज व्हाट वी मीन बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर मैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात करूं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने मीथेन का रिएक्शन कराया। किसके साथ? अगेन ऑक्सीजन के साथ। आप एयर भी ले सकते हो, एयर ऑल्सो कंटेन्स ऑक्सीजन। तो यहां पर हम लिख रहे हैं मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। बट अगर मैं एक्सेस ऑक्सीजन ना लूं, अगर मैं इनसफिशिएंट सप्लाई लूं इसका, तो यहां पर अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। और अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता तो जो हमें प्रोडक्ट्स ऑब्जर्व होते हैं, यहां इस रिएक्शन में आप देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इस रिएक्शन में देखोगे तो यहां पर कार्बन का एक फॉर्म बनता है जिसको हम कार्बन ब्लैक बोलते हैं, एंड दिस इज यूज्ड एज इंक फॉर प्रिंटिंग पर्पस। तो ये एक इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों ही केस में कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये यहां पर पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इनमें किसमें कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको ऑप्शन बेस सेलेक्ट कर लेना है कि वहां पर CO है या फिर कार्बन ब्लैक आपका लिखा हुआ है, तो वो आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कहीं अगर CO2 बन रहा होगा तो वो आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्लियर? तो इन दोनों से रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ऑक्सीडेशन में एक और जो हम पार्ट देख रहे हैं दैट इज कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, और इसका भी आइडिया हमें होना चाहिए। और ये तीनों रिएक्शन जो है वो हमें डायरेक्टली याद रखना है। ये तीनों ही NCERT में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मेंशन्ड है। अब यहां पर अगर हम रिएक्शन की बात करें तो जब हम मीथेन का रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं, फर्स्ट केस में हमने क्या लिया है? कॉपर के प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में। सेकेंड केस में हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड के साथ हीट करके। फर्स्ट केस में प्रोडक्ट बन रहा है CH3OH, और इस CH3OH को हम कार्बिनॉल भी बोलते हैं, और इसका IUPAC नेम क्या है? मिथानॉल, और इसी को हम कार्बिनॉल बोलते हैं जो इसका डिराइव्ड नेम है। अगर हम इसकी बात करें तो सेकंड केस में प्रोडक्ट बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, जिसका IUPAC नेम क्या है? मिथेनॉल है। तो ये दोनों रिएक्शंस में अगर आपने यहां पर कैटलिस्ट को चेंज कर दिया तो आपका रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट भी डिफरेंट आने लगता है। अगर मैं थर्ड रिएक्शन की बात करूं, यहां पर हम इथेन ले रहे हैं, इसका रिएक्शन O2 के साथ करा रहे हैं, लेकिन अब किसके प्रेजेंस में? मैंगनीज एसीटेट के प्रेजेंस में। और यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर इथानोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तीनों रिएक्शंस हमें एज इट इज याद रखने होते हैं। याद रखने का एक सिंपल तरीका आप फॉलो कर सकते हो। कैसे? सपोज अगर मुझे इनको याद रखना है तो अगर आप इस कॉपर को देखोगे तो कॉपर में क्या है? C। अगर यहां C है तो प्रोडक्ट में भी याद रखिए क्या होगा? C, मतलब प्रोडक्ट में क्या बनेगा? कार्बिनॉल बनेगा। ये इसका याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर आप सेकंड देखोगे, सेकंड में यहां पे हम क्या ले रहे हैं?
मोलिब्डेनम दैट इज M, और यहां पर आप प्रोडक्ट में देखोगे तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, मिथानल, और उसमें भी लेटर कौन सा आ रहा है, M। तो ये बस एक याद रखने का तरीका आप फॉलो कर सकते हो। थर्ड को भी हम याद रख सकते हैं। अगर आप यहां देखोगे CH3COO, CH3COO से हमें क्या क्लिक करता है कि ये एसीटेट आयन हो सकता है, और एसीटेट आयन मतलब कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड का ये आयन है, और एसिटिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कुछ दिख रहा है तो प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस तरीके से ये तीनों रिएक्शंस को मेमोराइज कर लीजिएगा। क्लियर। एक और रिएक्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो अगेन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, वो ये है ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। जब हम एल्केन का KMnO4 जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, ये जो H है ये रिप्लेस होके यहां पर OH आ गया, विच मींस ऑक्सीजन का यहां पर एडिशन हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि कौन से एल्केन्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, एल्केन्स हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन एटम आर ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। अगर आपके एल्केन के पास टर्शियरी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। टर्शियरी हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम का मीनिंग क्या होता था। अगर आप इस कार्बन को देखोगे, ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, इससे 3 कार्बन आपको बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हैं, और कार्बन अगर 3 डिग्री है तो उससे जो अटैच्ड H होता है इट इज 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूंगा ये आपका टर्शियरी हाइड्रोजन एटम है, और अगर आप एल्केन का रिएक्शन KMnO4 के साथ कराते हो तो टर्शियरी हाइड्रोजन एटम ही ऑक्सीडाइज आपका होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को भी याद रखिएगा। क्लियर।